अब सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। अब आपकी क्लास एकदम परफेक्ट चलेगी। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए शायद। ठीक है, जो नेटवर्क इशू था वो दूर हो चुका है। अब आपकी क्लास परफेक्ट चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम लोग अपनी क्लास को लगातार देख पाएं। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्लास में पढ़ने के लिए सभी लोग आ जाएं, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करें, जिससे हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाएं सभी लोग। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी 5 मिनट पहले एक लाइव चलाई थी, उसको ब्रेक करना पड़ा क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू था, लेकिन अब वो इशू आपका दूर हो चुका है। तो अब आपकी क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपका पहला सवाल है, ये क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में। ए आपका समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। कहने का मतलब ये है, ए एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें हमारे कुछ सभी प्रकार के त्रिभुज रखे गए हैं। अब उसमें सभी प्रकार का मतलब, उसमें समबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु भी है, समकोण भी है, मतलब सभी जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सारे के सारे त्रिभुज उस समुच्चय ए में दिए हैं। अब इससे एक संबंध बनाया है। संबंध इस तरीके से बनाया है कि जो भी इस कृमित युग्म में त्रिभुज रखे जाएंगे, दो दो त्रिभुज, वो आपस में एक दूसरे के समरूप होने हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। जो हमारा पहला प्रश्न है आज का, वो एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और इस तरीके से एक उदाहरण भी था। वहां पे T1 और T2 के क्या था, सर्वांग संबंध। यहाँ पे T1 T2 के क्या है, समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, ये मुद्दे की बात है। यानी कि अगर कोई समुच्चय पर कोई संबंध तुल्यता होगा, तो वो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। बात करें स्वतुल्य संबंध की, बात करें किसकी, स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य क्या होता है, खुद से ही तुलना करनी है किसी त्रिभुज की। तो आप लोग जानते हैं खुद से ही तुलना करनी है। तो हमने मान लिया, माना T1 बिलोंग ए के लिए, माना T1 बिलोंग ए के लिए, मतलब T1 मतलब कोई भी प्रत्येक प्रत्येक त्रिभुज है, वो T1 हो, T2 हो, T3 हो, प्रत्येक के लिए नियम है। माना प्रत्येक T1 बिलोंग ए के लिए T1 कॉमा T1 सदैव R में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हर त्रिभुज खुद के तो हमेशा समरूप ही होता है। और समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कौन सी आकृतियां समरूप कहलाती है, वे आकृतियां जो आकार में समान हो और उनकी अमाप चाहे समान हो या ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कुल मिला के आकार दोनों का सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज के, जो समरूप त्रिभुज है वो हमेशा समकोण ही होगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और इसके समरूप हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा, भले ये वाला त्रिभुज छोटा हो और ये वाला त्रिभुज क्या हो, बड़ा हो। तो समकोण त्रिभुज के समरूप हमेशा समकोण त्रिभुज ही होता है। साइज में कोई फर्क पड़े कोई मतलब नहीं, लेकिन समकोण त्रिभुज के समरूप हमेशा समकोण ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारा रहा साहब समकोण त्रिभुज और ये रहा साहब हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु और समकोण कभी भी समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, तो समरूप का मतलब क्या होता है, वे आकृतियां जो आपकी किस में समान हो, जो आपकी आकार में समान हो, माप उसकी चाहे समान हो या ना हो, वो आपकी समरूप कहलाती है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया प्रत्येक T1 बिलोंग ए के लिए, यानी कि T1 कोई त्रिभुज है जो समुच्चय ए में लिया गया है, उसके लिए आप लोग हमेशा याद रखिए T1 कामा T1 आर में बिलोंग करेगा। क्यों आर में बिलोंग करेगा, इसका कारण लिख दो, T1 कामा T1 के सदैव समरूप होगा। सदैव क्या होगा, सदैव समरूप होता है। कोई त्रिभुज खुद के सदैव क्या होगा, समरूप होगा, समरूप होता है।
T1 के क्या होता है, समरूप। इसका मतलब T1 कामा T1 बिलोंग टू R, यानी कि R आपका जो है वो कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। R आपका कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ओके बेटा, R आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ओके, इतनी बात क्लियर। स्वतुल्य के बाद किसका नंबर आता है, स्वतुल्य के बाद अगर हमसे कोई कहे भाई किसका नंबर आ रहा है, तो स्वतुल्य के बाद आता है आपका सम्मित। तो सम्मित क्या होता है, अदला बदली वाला संबंध। मतलब हम मान के चलते हैं क्या कि अगर कोई पेयर है उसमें A, B है तो उसमें B, A भी होना चाहिए। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध क्या है वो समझो। तो हमने मान लिया कि यदि T1 कामा T2 R में है, T1 कामा T2 किसमें है, R में है, T1 कामा T2 बिलोंग R। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कृमित युग्म T1 कामा T2 R में उपस्थित है। ठीक, अगर R में उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है क्या कि T1 कामा T2 के क्या है बेटा, समरूप है। T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के क्या है बेटा, समरूप है। ठीक है, अच्छा इसके आगे दूसरा क्या है, अगर हम इसका उल्टा कर दें तो T2 कामा ये भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा। T2 T1 के क्या होगा, समरूप है। T1 T2 के समरूप है और T2 आपका क्या होगा, वो T1 के समरूप है। इसका मतलब क्या है, T2 कामा T1 बिलोंग टू R, और R आपका जो है वो एक सममित संबंध है। R आपका एक कैसा संबंध है, सममित संबंध है। R आपका एक कैसा संबंध है, R आपका एक सममित संबंध है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो है ही है, स्वतुल्य के साथ ये संबंध आपका कैसा हो गया, सममित संबंध हो गया। अब अगर हमसे कोई कहे कि भाई सममित हो गया गुरुजी, अब संक्रामक कैसे करते हैं, तो संक्रामक का जो संबंध होता है उसको हम लोग दोस्ती का संबंध कहते हैं। दोस्ती का मतलब अगर A कामा B R में है, B कामा C R में है, मतलब अगर A कामा B, B कामा C है तो A कामा C की दोस्ती होनी चाहिए। मतलब A और C मिला के उस संबंध को फॉलो करना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो ये संक्रामक है, नहीं कर रहा है तो ये अपना संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक की क्या पहचान है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। संक्रामक संबंध, संक्रामक की बात कर लेते हैं बेटा, संक्रामक संबंध की हम लोग करते हैं बात। तो हम लोग मान के चलते हैं क्या, क्या मान के चलते हैं, हम लोग ये मान के चलेंगे क्या कि माना T1 कामा T2 R में है तथा T2 कामा T3 ये भी R में है। हमने मान लिया T1 T2 R में है और T2 T3 R में है। ठीक है, सममित संबंध है, बहुत बढ़िया फिरोज। ठीक, अब क्या ये संक्रामक होगा, तो अब अगर ये बात समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 T2 के समरूप है। भाई इसका मतलब तो यही है, T1 T2 के क्या है, समरूप है। आगे वाले स्टेटमेंट से क्या निकल के आ रहा है, आगे वाले से निकल के आ रहा है कि T2 कामा T3 के समरूप है। T2 किसके समरूप है, T3 के समरूप है। अब अगर T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो इसका मतलब है कि T1 T3 के समरूप होगा। T1 किसके समरूप होगा, T1 T3 के समरूप होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 कामा T3 बिलोंग किस में करेगा, R में। और R आपका कैसा संबंध है, R आपका जो है वो संक्रामक संबंध है, बात खत्म। R आपका कैसा संबंध है, R आपका जो है वो संक्रामक संबंध है। अब चूंकि R स्वतुल्य कामा सम्मित व संक्रामक तीनों है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इसलिए R एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है।
चूंकि आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक तीनों है, इसलिए आपका आर एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई भी चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, फटाफट से पूछो। तुल्यता संबंध है फिरोज भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक करो सभी लोग। ठीक है, नो डाउट। ठीक है फिरोज भाई, कोई डाउट नहीं है। किसी का अगर कोई डाउट भी हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए अगला सवाल, इसी में ही अगला है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास भुजाएं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है, अगला भुजाओं 5, 12, 13 वाला समकोण त्रिभुज T2 है, तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाला समकोण त्रिभुज T3 है। इन पर विचार करना है कि T1, T2 व T3 में कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित का मतलब है कि इनमें से कौन से आपस में समरूप त्रिभुज हैं, ये मुद्दे की बात है। संबंधित का मतलब हमको ये बताना है कि इनमें आपस में कौन से त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले T1 और T2 की भुजाओं का अनुपात ले लीजिए। तो त्रिभुज T1 व T3 के भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज T1 व T2 के लिए, T1 और T2 के लिए अगर हम बात करें, इनकी भुजाओं का अनुपात देखते हैं। T1 और T2 के लिए भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो T1 की भुजाएं कितनी है, वो है 3, 4 और 5। T2 की भुजा कितनी है, 5, 12, 13। तो 3 का अनुपात 5 के साथ देख लो, 3 का 5 के साथ देखो, फिर 4 का 12 के साथ और 5 का 13 के साथ, 4 का 12 के साथ और 5 का 13 के साथ। अब यहाँ पे आप भुजाओं का अनुपात देखो, क्या तीनों अनुपात एक बराबर आ रहा है, क्योंकि 3/5 है ये 1/3 है और ये 5/13 है। यानी कि ये अनुपात जो है आपस में कहीं पे भी बराबर नहीं है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी अनुपात बराबर में नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं, 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में कैसे बोले जाएंगे, समरूप त्रिभुज। तो अतः T1 जो है वो समरूप नहीं है किसके, T2 के। तो T1 और T2 तो आपस में समरूप नहीं है। T2 और T3 पर विचार करें, यानी कि अगर हमसे कोई कहे कि त्रिभुज
T1 व T3 पर विचार करो। तो त्रिभुज T1 व T3 के लिए अगर हम कहें, T1 व T3 के लिए, तो T1 और T3 को देखो, तो T1 की भुजाओं का अनुपात T3 के साथ लेते हैं तो क्या आएगा वो समझो। T1 की भुजाएं 5, 3, 4, 5 और इसकी भुजाएं कितनी है 6, 8, 10। तो अनुपात लेते हैं, तो 3 का अनुपात 6 के साथ, 4 का अनुपात 8 के साथ, 5 का अनुपात कितना था 10 के साथ। करो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कहने का मतलब तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है। T1 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात T3 त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर है। इसका मतलब क्या है, अतः T1 जो है वो समरूप है किसके साथ, T3। T1 समरूप T3, ये है भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब T1 जो त्रिभुज है वो T3 त्रिभुज के साथ कैसा है, समरूप है। ठीक है, ओके। फिर अगर इसके आगे की बात करें, इसके आगे देखते हैं अब कौन सा त्रिभुज अपने को देखना है। अपने को जो त्रिभुज देखना है वो T2 और T3 पर विचार करना है, यानी कि T2 और T3। T2 की भुजाएं 5, 12, 13, T3 की भुजाएं 6, 8, 10 है। तो इस पर भी विचार करिए, देखिए भाई कि ये संबंधित है। अपने को संबंधित वाला छाटना है लेकिन दिखा सब देना। बहुत से लोग क्या करते हैं सीधे एक ही दिखा देते हैं, तो एक से मतलब नहीं है, अपने को क्लियर करके देना है बिल्कुल कि हाँ ये ऐसा क्यों है। तो त्रिभुज T2 व T3 के लिए, त्रिभुज T2 व T3 के लिए, तो T2 और T3 के लिए अगर हम बात करें तो अब क्या होगा, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। T2 और T3 के लिए, T2 और T3, T2 कितना है, T2 है अपना, कहाँ गया, 5, 12, 13, T3 है 6, 8, 10। तो 5, 12, 13, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 5, 12, 13 और ये कितना है 6, 8, 10। देखो कटे काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5/6 बराबर 3/2 बराबर 13/10। आप लोग अगर अनुपात की बात करें तो ये कोई भी अनुपात बराबर नहीं है। तो अतः जो T2 है वो समरूप नहीं है किसके साथ, T3 के साथ। इसका मतलब T2 और T3 भी आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, ओके विवेक, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ोगे आज, कोई बात नहीं। ठीक है, आज आप हो सकता है कुछ और काम करें। ठीक है, और लोग देखें। तो इसका मतलब क्या है, अपने को पता लग गया कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, केवल और केवल T1 व T3। तो अतः T1 व T3 त्रिभुज परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात ये समरूप है। ठीक है, त्रिभुज तो बहुत होंगे, तो एक दूसरे से जो संबंधित होंगे संबंध के द्वारा, यानी कि संबंध में कौन से त्रिभुज एक दूसरे के समरूप संबंधित होंगे, जो आपस में क्या होंगे, समरूप। ठीक है,
आगे ये है क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, यानी कि बहुभुज है, त्रिभुज नहीं है अब की बार, ये बहुभुज क्या भला है, बहुभुज। अगर इसके पर्यायवाची पे जाएं, मतलब इसको अगर शब्द तोड़ें, बहुभुज का मतलब क्या है, बहुभुजों, बहुभुजों का मतलब है, बहु का मतलब होता है बहुत सी, बहुत सी, भुजों का मतलब होता है भुजाओं, यानी कि ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो, वो होती है बहुभुज। 3 या 3 से अधिक आकृति, जैसे जिस आकृति में 3 भुजाएं होंगी वो एक त्रिभुज होगा, 4 भुजाएं होंगी चतुर्भुज होगा, 5 भुजाएं होंगी पंचभुज होगा, 6 भुजाएं होंगी षटभुज होगा, 7 भुजाएं सप्तभुज, 8 भुजाओं का समूह अष्टभुज। तो इस तरीके से एक आपका कोई बहुभुज है, बहुभुजों का समुच्चय है, और उसको हमने प्रदर्शित किया ए, यानी कि ए क्या है, एक ऐसा समुच्चय है, ऐसी तिजोरी जिसमें सभी प्रकार के बहुभुज कैद है, यानी कि ए क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है ए, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है ए। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम, बेटा क्या करें, मौसम आज बेकार है। इसमें एक संबंध आर है और P1 कामा P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं का संख्या समान है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या की भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, की संख्या समान है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। अपने को इस संबंध को कौन सा संबंध बताना है, तुल्यता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे की भी बात हम लोग जारी करेंगे। आगे क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय लिखिए। अच्छा, जिसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाला बहुभुज होगा, समकोण त्रिभुज मतलब वही बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं उनकी लंबाई है, कुल मिला के ये एक त्रिभुज है। और इससे संबंधित कौन सा बहुभुज होगा, वही बहुभुज होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3। तो 3 भुजाओं, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव त्रिभुज ही होंगे। मतलब ऐसा बहुभुज होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, और 3 का मतलब होता है त्रिभुज। 3 का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। फिलहाल वो तो आगे की बात है, पहले इसको तुल्यता संबंध हम लोग सिद्ध करेंगे। कौन सा संबंध, तुल्यता। तो समस्त बहुभुजों के समुच्चय में एक संबंध परिभाषित है, और ये संबंध इस तरीके से है कि P1 कामा P2 जो भी दो भुजाएं हैं, जो भी दो भुजाएं अपने को इस संबंध में रखनी है, जो भी दो बहुभुज रखना है हमको भुजाएं, उसमें पहले और दूसरे दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसी होनी है, समान होनी है। ठीक है, तो अगर बात करें स्वतुल्य संबंध की, अगर बात करें कौन से संबंध की, अगर हम लोग बात करें स्वतुल्य संबंध की, तो स्वतुल्य संबंध में हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं स्वतुल्य संबंध को, वो समझो। कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं वो समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना प्रत्येक मतलब पारी हुई
P1 बिलोंग R के लिए, प्रत्येक P1 बिलोंग किसके लिए, R के लिए। हम लोग मानेंगे प्रत्येक P1 बिलोंग R के लिए, P1 कामा P1 R के लिए, P1 कामा P1 R में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। P1 कामा P1 R में निश्चित करेगा बिलोंग, क्यों, क्योंकि हमको पता है P1 तथा P1 बहुभुज में, बहुभुज P1 तथा P1 में, बहुभुज P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। बहुभुज P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। प्रत्येक P1 बिलोंग R के लिए बहुभुज P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या है कि P1 कामा P1 बिलोंग टू R, यानी कि R आपका कैसा संबंध है, R आपका स्वतुल्य संबंध है। R आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, बात हो गई खत्म। R आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। प्रत्येक P1 बिलोंग R के लिए P1 कामा P1 सदैव R में बिलोंग करेगा, इसलिए R आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। एक बार चेक कर लो सभी लोग, अच्छे से पढ़ लो, ओके। अब स्वतुल्य के बाद किसका नंबर आता है, वो आता है सम्मित। अब कौन से संबंध की बात होगी, सम्मित संबंध। अब ये सम्मित संबंध क्या होता है वो समझो। हाँ फिरोज, स्वतुल्य है, सम्मित होगा क्या, बिल्कुल होगा साहब। अगर मान लो P1 कामा P2 R में करेगा बिलोंग, P1 कामा P2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, P1 जो है बहुभुज P1 कामा P2 के यानी कि बहुभुज P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है भाई, तभी तो है। P2 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। अगर ये समान नहीं होता तो ये संबंध का हिस्सा नहीं होता, और इसमें अदला बदली अपने को करके देखनी है। भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। अब अगर इसका उल्टा बोलोगे तो संबंध का कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कि P2 तथा P1 में अगर हम कहें तो भी तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी कि P2 कामा P1 बिलोंग टू R, इसका मतलब R आपका कैसा संबंध है, R आपका जो है वो सम्मित संबंध है। R आपका कैसा संबंध है, सम्मित। यानी कि P1 कामा P2 अगर R में है तो इसका मतलब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। उल्टा अगर हम कर दें, कि हम चेंज कर दें, P2 कामा P1 बिलोंग R, सर एक शायरी हो जाए, शायरी भी होएगी, सब कुछ होएगा, है ना। शायरी मैंने कल ही डाली थी, एक बहुत बढ़िया मुझे विचार लगा,
बढ़िया था कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। तो याद रखिए, अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो समाधान तो मिल ही जाएगा, लेकिन दिक्कत उनको है जो अभी लाइव क्लास में ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब लास्ट अपना है संक्रामक। अगर तीनों हो जाए तो ये जो है हमारा तुल्यता हो जाएगा। संक्रामक संबंध कौन है, तो अब देखो जरा, संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, माना T1 कामा T2 बिलोंग R तथा T2 कामा T3 बिलोंग R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि T1 T2 के समरूप है, T1 किसके समरूप है, T2 के समरूप है, तथा आगे वाले का मतलब क्या है, T2 T3 के समरूप है। अब अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो इसका मतलब क्या है, अरे यार T1 T2 कहाँ आ गया, दिमाग यार काफी बार कट जाता है क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते, ये सॉरी 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 सॉरी, हम लोग T1 T2 कहाँ पहुंच गए यार, हम लोग बहुभुज देख रहे हैं, इससे पहले वाला त्रिभुज था। तो P1 कामा P2 बिलोंग R तथा P2 कामा P3 बिलोंग R, इसका मतलब क्या है, P1 बहुभुज में भुजाओं की संख्या P2 बहुभुज के भुजाओं की संख्या के समान है, यानी कि P1 कामा P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या कैसी है, समान। जो बहुभुज P1 और P2 है उनमें भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। आगे वाला पेयर, इसका क्या मतलब है, P2 कामा P3 बिलोंग R, इसका मतलब है कि P2 बहुभुज और P3 बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है बेटा, समान है। यानी कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अब अगर पहले और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, दूसरे और तीसरे में भुजाओं की संख्या समान है, तो पहले और तीसरे में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान। अतः P1 कामा P3 में भुजाओं की संख्या कैसी होगी, में भुजाओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। यानी कि P1 कामा P3 में भुजाओं की संख्या समान ही होगी। अतः हम कह सकते हैं कि P1 कामा P3 बिलोंग किस में करेगा, R में। और R आपका कैसा संबंध है, R आपका जो है वो संक्रामक संबंध है। R आपका कैसा संबंध है, R आपका जो है वो एक संक्रामक संबंध है। अब चूंकि R स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध भी है। फिरोज भाई का बहुत देर का उत्तर आ गया है, मुझे लग रहा है तुल्यता संबंध। चूंकि R स्वतुल्य कामा सम्मित व संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों है, इसलिए R एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। R एक कैसा संबंध है, तुल्यता। चूंकि R स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों है, इसलिए R एक आपका जो है वो तुल्यता संबंध है। किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप बताओ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है उस पर भी विचार कर लीजिए। इतना बताओ आप लोग फटाफट से।
तो आगे का क्या है, आगे कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग बताओ सर 10th क्लास की लाइव बेटा आज नहीं चली, कल से अपने अपने समय पे चलेगी, ठीक है। आज नहीं चली, आज तो इंटर का ही है, कल अपने समय पे चलेगी, ठीक है। ओके, अब जरा अगर हम बात करें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। हमको लंबाई से मतलब नहीं, चौड़ाई से मतलब नहीं, भुजाओं की संख्या से मतलब है। और ये समकोण त्रिभुज, इसकी लंबाई 3, 4 और 5 कितनी भी हो, अपने को एक घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क केवल ये पड़ रहा है अपने को कि इसमें भुजाओं की संख्या 3 है और 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, अर्थात वह बहुभुज त्रिभुज होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कि अब 3, 4 व 5 भुजा वाले 5 लंबाई वाले 3, 4 व 5 पीछे हो जाए यार, अब 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, अब 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा, वह बहुभुज संबंधित होगा जिनमें भुजाओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, अर्थात वह बहुभुज एक त्रिभुज होना चाहिए, वह बहुभुज एक त्रिभुज होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि भुजा 3, 4 और 5 लंबाई की समकोण त्रिभुज से संबंधित वह बहुभुज होगा जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो, अर्थात वह बहुभुज आपका ये त्रिभुज होना चाहिए। वह बहुभुज आपका क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। अरे भाई शिवम पहचान लिया, ठीक है। हाय आप सभी को, फंक्शन आज ही स्टार्ट होगा, टेंशन ना लो, आज बहुत लंबी क्लास चलेगी, टेंशन ना लो। आज क्लास इतनी लंबी चलेगी कि आपका कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। शिवम मैसेज बोल बोल के डिलीट करते हो। फटाफट से बताओ।
ठीक है, आगे का सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक, हाँ अनुज पहचान लिया, आपको भी पहचान लिया भाई। हमारे चैनल पे जितने भी बच्चे पढ़े हैं या पढ़ते हैं सब हम पहचान लेते हैं कि कौन बच्चा कमेंट कर रहा है और उसकी आईडी क्या है। देव राठौर, देव आप बहुत लेट आए हो, 42 मिनट की कक्षा आपने लेट कर दी देव। तो जरा ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। लिखा है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, यानी कि एल एक ऐसा समुच्चय है जो कि एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, यानी कि एल एक ऐसा समुच्चय है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है एल। ठीक है, इसमें एक संबंध आर है और आर आपका क्या है देव, आर आपका इस तरीके से संबंध है कि L1 कामा L2 सच डेट L1 समांतर L2, L1 समांतर है L2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। पहले तो अपने को एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, आगे अपने को यह बताना है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है। तो एकदम बेहतरीन सवाल इसको हम लोग कह सकते हैं, बढ़िया, बेहतरीन का मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, तो क्या ये संबंध स्वतुल्य है। अगर हम बात करें स्वतुल्य संबंध की, तो स्वतुल्य संबंध हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं इसके बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा, नहीं पता है तो पता लगा देते हैं। क्या कि स्वतुल्य का मतलब खुद से ही तुलना कर लो, खुद को ही आईने में देख लो, खुद को ही आईने में देख लो, खुद को ही आईने में देखोगे तो हमने मान लिया, माना प्रत्येक कोई भी रेखा देख लो, कोई भी रेखा प्रत्येक L1 बिलोंग L के लिए, यानी कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में थे, एक रेखा हमने उठाई L1। अब L1 की L1 से ही देखेंगे, इतना इजी क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा इजी था क्या। चलो भाई, बच्चों को बहुत मजा आ रही है, बहुत इजी, ये बता रहे बहुत इजी। L1 कामा बिलोंग L के, इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये बताओ बेटा, क्या L1 की L1 से ही तुलना कर लो। तो याद रखिए अगर अपने आप को आईने में देखना है तो मान लो हम एक रेखा है L1 यूं करके खड़े हैं, अगर हम शीशे पे अपने आप को देखेंगे, ये सामने समतल दर्पण मिरर लगा है वो बड़ा सा भारी सा, ठीक है, उसमें देख रहे हैं तो हमारी पोजीशन एकदम स्ट्रेट ऐसे, तो शीशे में भी हमारी पोजीशन ऐसे ही दिखाई देगी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, मतलब हम यूं हैं तो यूं ही दिखाई देंगे एक दूसरे के पैरेलल। ऐसा तो नहीं है आप खड़े हो सीधे में बेड़े हो जाओ, मतलब लेट जाओ, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे ना, सीधे हैं तो सीधे ही दिखाई देंगे, लेटे हुए हैं तो लेटे हुए दिखाई देंगे। तो याद रखिए अगर खुद को समतल दर्पण में देखने का प्रयास करोगे तो हमेशा समांतर ही दिखोगे। तो सेम केस है कि अगर कोई रेखा हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं तो वो उसके समांतर ही दिखाई देगी, यानी कि L1 सदैव L1 के समांतर होगा, L1 के क्या होगा, समांतर ही होगा, समांतर समांतर होगा। L1 सदैव L1 के क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि L1 कामा L1 बिलोंग करेगा किसमें, R में। डेट मीन्स R आपका कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। R आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, बात हो गई खत्म। R आपका कैसा संबंध है, R आपका एक स्वतुल्य संबंध है। सर स्क्रीन चिपक रहा है बेटा, चिपक 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 चिपक, अब की यार क्या बताऊं।
हेलो हेलो हेलो। अब बताओ आपका नेटवर्क कैसा आ रहा है? कोई सुधार बा या नहीं? बेटा चला कहीं नहीं गया, मैं नेटवर्क सही करता हूँ यार बैठ के। जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उसको डिसकनेक्टेड करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क भी क्या बताऊँ, कैमरे वगैरह सब तो चीज़ ही चलती है दुनियादारी घर की। आज मौसम भी थोड़ा बेकार है, और बेकार मौसम में नेटवर्क नहीं आता है काफ़ी बार। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा। अगर बाद में अगर आपको देखना भी हो, कोई बात नहीं, वीडियोज वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको बिना चिपक के ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड होता है वीडियोज में, अभी हम लोग लाइव में पढ़ रहे हैं, वीडियोज में जब इसके रिकॉर्डेड फॉर्म देखोगे कभी भविष्य में, तो ये आपको वहां पे चिपकता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, प्लेलिस्ट जब मैं बनाऊंगा तो प्लेलिस्ट में जब आप क्रम से देखोगे सेम लेक्चर को चिपकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो स्वतुल्य के बाद आप लोग देखिएगा कौन सा संबंध आ रहा है। स्वतुल्य के बाद आपका आ रहा है सम्मित संबंध। स्वतुल्य के बाद कौन सा संबंध आ रहा है? सम्मित संबंध। और ये सम्मित संबंध हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, कि माना भाई L1 कामा L2 आर में है, L1 कामा L2 बिलोंग किस में है? आर में। L1 कामा L2 बिलोंग आर, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि L1 जो है वो L2 के समांतर है, या L1 समांतर L2, हिंदी में लिख दो या इसको मैथमेटिकली लिख दो, L1 समांतर किसके है? L2। ठीक है, L1 कामा L2 बिलोंग आर, तो इसका मतलब L1 L2 के समांतर है। L1 L2 के समांतर है, यूं देखो ये रेखाएं समांतर है तभी ये कृमित युग्म में है। ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, तो ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये कृमित युग्म बना रही है। उल्टा बोल दो, L2 L1 के समांतर नहीं रहेगी क्या? क्रम बदलने से, आगे पीछे करने से, अगर हम पहले इसका नाम ले रहे थे L2 L1 के समांतर है, तो उल्टा बोल दो L2 L1 के समांतर, अभी L1 L2 के, उल्टा बोल दें L2 L1 के, तो क्या समांतर नहीं रहेंगी? क्रम बदलने पर संबंध में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया L2 L1 के भी समांतर होगी, यानी कि L2 कामा L1 बिलोंग आर। और आर आपका कैसा संबंध है? आर आपका जो है वो एक सममित संबंध है। आर आपका जो है वो एक कैसा संबंध है? सममित संबंध है। बात हो गई खत्म। सममित के बाद किसका नंबर आता है? सममित के बाद अपना आता है संक्रामक संबंध का नंबर। सममित के बाद आपका कैसा नंबर आता है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संक्रामक संबंध का नंबर आता है सममित के बाद। और संक्रामक हम लोग कैसे करते हैं वो आप लोग समझिए। संक्रामक संबंध हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग मान के चलते हैं क्या, कि माना L1 कामा L2 आर में है, L1 कामा L2 बिलोंग आर, तथा L2 कामा L3 बिलोंग आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि L1 L2 के समांतर है। इसका मतलब है L1 समांतर है L2 के, तथा उसका मतलब क्या है? L2 कामा L3 बिलोंग आर, इसका मतलब है L2 समांतर है L3 के। यहां से देखो L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तब हम लोग स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि L1 जो है वो किसके समांतर होगा? L3 के। डेट मीन्स L1 कामा L3 बिलोंग किस में करेगा? आर में। और आर आपका कैसा संबंध है? आर आपका जो है वो एक संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। यानी कि कोई रेखा L1 है ये, ठीक है, कोई रेखा L2 है ये, कोई रेखा L3 है ये। अब जरा ध्यान से देखो, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या ये समांतर नहीं रहेंगी? ये भी बेटा जी समांतर ही रहेंगी, यानी कि ये भी कैसे रहने वाली है? समांतर ही रहने वाली है। बात हो गई खत्म। अब जरा ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो।
चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक, आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक तीनों है, संक्रामक तीनों है। आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक तीनों है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। इसलिए आर एक आपका तुल्यता संबंध है। आर एक आपका कैसा संबंध है? आर एक आपका तुल्यता संबंध है। चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक तीनों है, इसलिए आर एक आपका तुल्यता संबंध है। हाँ अनुज भाई बहुत बढ़िया। अनुज बढ़िया पढ़ रहे हो। अनुज ने अतः लिखा, अता, आता, अता, अता नहीं हुआ अता, अतः यह तुल्यता संबंध है। बहुत बढ़िया अनुज बाबू, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपने कमाल कर दिया अनुज। अब इसके आगे भी है बाबू, इसके आगे भी है, थोड़ा सा है। लिखा है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। भाई क्या कहा है कि इस रेखा से संबंधित जितने भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय अपने को निकालना है। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो जरा ध्यान से ठहर जाइए 1 मिनट और देखिए ये सवाल कितना जबरदस्त बन जाए। तो रेखा y बराबर 4x प्लस 3 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होने वाला है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा मैं अभी बताता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ से समझो। यानी कि ये रेड वाली रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? ये ऐसी रेखा होगी जो इसके जस्ट समांतर होगी, है ना। और फिर बात करें यूं, ये भी समांतर होंगी, यूं ये भी समांतर होंगी, यूं ऊपर अगर ले जाओ ये भी समांतर है। तो यहां पे एक कॉमन चीज पता क्या है? कॉमन चीज बताते हैं। ये रेखा है y बराबर x, तो ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है। अगर यहां पे बात करें तो ये रेखा है y बराबर x माइनस 1, ये रेखा है y बराबर x माइनस 2, ये रेखा है y बराबर x माइनस 3, और ये मूल बिंदु से ऊपर वाली रेखा इसको कहेंगे y बराबर x प्लस 1, इसको कहेंगे y बराबर x प्लस 2। सब में एक चीज कॉमन है बेटा, सभी रेखाओं में एक चीज कॉमन है और वो है x का गुणांक। वो क्या है? x का गुणांक। यानी कि जितनी भी रेखाएं हैं उन सब में x का गुणांक कितना है? 1 है। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा रेखा y बराबर mx प्लस c रूप होता है, जहां m होती है रेखा की ढाल यानी कि झुकाव, m होती है क्या? ढाल यानी कि झुकाव। तो कहने का मतलब ये है वो सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी जिनकी ढाल आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि रेखा जो y बराबर x प्लस 3, यही तो है रेखा y बराबर, अच्छा 2x प्लस 4, तो इससे संबंधित सभी रेखाएं जो होंगी वो y बराबर 2x तो उसमें होएगा ही होएगा, बस केवल और केवल जो बदलेगा वो अचर पद बदलेगा। अगर मान लो अचर की जगह 3 लिख दिया तो ये y बराबर 2x प्लस 4, मान लो अगर ये कोई रेखा है y बराबर 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4, तो जो 3 होगी वो इसके नीचे होगी, जस्ट 2 होगी इसके नीचे होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी, और ऊपर जाओ तो 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो रेखा y बराबर 2x प्लस 3 से संबंधित वो सारी रेखाएं होंगी जिनकी ढाल 2 होगी और वह y बराबर 2x प्लस c के रूप में होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? रेखा, चूंकि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 की ढाल कितनी है? की ढाल बराबर 2, अतः
रेखा y बराबर 2x प्लस 4 अतः रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित वह सभी रेखाएं होंगी, वह सभी रेखाएं होंगी, कमा जिनकी ढाल 2 हो और वह रेखा y बराबर 2x प्लस सी के रूप में हो, y बराबर 2x प्लस सी के रूप की हो। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 की ढाल तो 2 है, अतः रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित वो सभी रेखाएं होंगी जिनकी ढाल 2 हो और वह रेखा y बराबर 2x प्लस सी के रूप की होनी चाहिए, जहां c कोई अचर राशि है, कोई भी अचर संख्या, जहां c कोई अचर है, कोई क्या है, अचर पद है, अचर पद या अचर राशि है। बात हो गई खत्म। सी हमारे पास कोई भी अचर राशि है, यहां तक आप लोग बता सकते हो। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके आगे आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक ये एक और ऑब्जेक्टिव। इसको भी समझ लो, लगे हाथ तो इसको भी समझ लो, फिर आपका फलन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, लिखा है इस समुच्चय, यानी कि समुच्चय जो दिया है 1 2 3 और 4, यानी कि इस समुच्चय में एक संबंध परिभाषित है और संबंध में अवयव कौन कौन से, 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 परिभाषित है। और हमको बताना है कि आर कौन सा संबंध है। भाई संबंध मुख्यतः 3 ही प्रूफ के हमने पढ़े हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर तीनों है तो वो तुल्यता है। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है आर। तो पहली बात तो स्वतुल्य के लिए आप लोग देखिए, 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, ऐसा कुछ है तो फिर आगे बढ़ेंगे। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 4,4 भी है, 3,3 भी है, यानी कि स्वतुल्य तो है। तो कौन कौन से ऑप्शन जा रहे हैं, पहला भी अभी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, चौथा भी बढ़ रहा है, लेकिन तीसरा नहीं बढ़ रहा है, एक ऑप्शन हो चुका है फेल। ठीक है, आगे देखिए और फेल करते हैं। सम्मित 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 क्या होता है, सम्मित मतलब अगर 1,2 है तो प्रत्येक अवयव का उल्टा होना चाहिए, सेम वाले को छोड़ दो, सेम वाले के तो उल्टे से कोई मतलब ही नहीं। सम्मित में ये 3 अवयव प्रभाव डालेंगे, तो 1,2 का उल्टा 2,1 है, 2,1 भी नहीं है साहब, यानी कि ये सम्मित नहीं है, तो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। पहला ऑप्शन चला गया, दूसरा चला गया और ये एक तीसरा भी चला गया, तो केवल एक ही बचा है, स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन देखो, देखते ही बता दिया, अभी तीसरे पे गए भी नहीं, देखते ही बता दिया। तीसरा क्या होता है, संक्रामक क्या होता है कि अगर a, b है और इसके बाद b, c अगर आपको मिल जाए तो आपको जो नीड होगी, जो जरूरत होगी वो a, c की होगी कि a, c उस संबंध में होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे 1,2 किसमें है, 1,2 और 2 a, b, यानी कि 1,2 की अगर बात करें तो a, b, तो a, b r में है, 1,2 है। क्या 2 से चालू होने वाला कोई है, 2 से चालू होने वाला कोई नहीं है। देखो सेम वाले को तो देखो मत, तो b, c नहीं मिल रहा है, तो ये अवयव तो हमारा ऐसे ही पास है। आगे देखो a, b ये है, b, c ये है, तो b से b छोड़ दो, b से अगर b छोड़ दे,
3 से 3 छोड़ दें तो हमको देखना पड़ेगा 1,2 है क्या, 1,2 है क्या, बिल्कुल है 1,2 आर में है। तो इसका मतलब आर आपका कौन सा संबंध है, आर आपका एक संक्रामक संबंध है। आर आपका एक कैसा संबंध है, आर आपका एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगर ए कॉमा बी मिल रही है, बी कॉमा सी नहीं मिल रही है तो अवयव हमारा ऐसे ही पास होता है, ऐसे ही इसको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर ए कॉमा बी मिले और बी कॉमा सी नहीं मिले तो समझ जाओ कहानी गड़बड़ है। मतलब ए कॉमा बी मिले, बी कॉमा सी मिले तो ए कॉमा सी को होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ये ए कॉमा बी है और ये बी कॉमा सी है, तो बी से बी छोड़ दो, ए और सी देखो 1,2 है आर में, तो 1,2 बिलोंग आर में है। इसलिए आर हमारा कैसा संबंध है, आर हमारा जो है वो संक्रामक संबंध है। आर स्वतुल्य है, संक्रामक है। CUET UG पेपर में किस लेवल का मैथ आता है बेटा, लेवल यही सब है, 12th क्लास का ही देंगे भाई, ज़्यादा ऊपर का नहीं, ज़्यादा नीचे का नहीं, कम्पिटिटिव है। 11th-12th का मैथ देख लो, अभी से आप मेहनत करते रहो, CUT पास। फिरोज भाई अभी तो आपका इंटरव्यू पड़ा है, तैयारी करते रहो साथ में। ठीक है, अगर इस सवाल की बात करें, ये सवाल आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर नेक्स्ट लेवल सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी और वैसे भी। तो n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो कि उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 करते करते अनंत तक। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध r है और r के अवयव किस प्रकार है, a, b सच डैट a बराबर b माइनस 2, a बराबर क्या है b माइनस 2 और b ग्रेटर देन कितना है 6, यानी कि b आपका जो है वो 6 से बड़ा है। a, b इसके अंदर अवयव हैं और a बराबर क्या है b माइनस 2, जहां b की जो वैल्यू है वो 6 से क्या है ज्यादा है। अपने को बताना है कि ये संबंध में कौन सा अवयव बिलोंग करता है। अच्छा, इसमें समतुल्य संक्रामक कुछ है ही नहीं, इसमें केवल ये देखना है कि इस संबंध के अंदर जितने भी कृमित युग्म है उनमें से कौन सा कृमित युग्म यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से कृमित युग्म है। माई नेम इज शिवांशु वर्मा। वर्मा जी क्या हाल चाल। तो यहाँ पे देखो a बराबर कितना है b माइनस 2, अब b की वैल्यू जो है 6 से ज्यादा है, b की वैल्यू हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 7। अब 7 प्राकृत संख्या रखिए, a का मान देखो कितना आएगा 7 माइनस 2 और 7 में से 2 गया कितना आ गया 5। ठीक है, b का मान 8 रखिए, 6 से ज्यादा रखना है 8 भी रख सकते हैं, 8 माइनस 2, 8 में से 2 गया कितना बचा 6। b का मान हम रखेंगे कितना 9 और 9 रखोगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 9 माइनस 2 और 9 में से 2 गया कितना बचा 7। b का मान रखेंगे 10 और a बराबर कितना आ गया 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया 8। b का मान रखेंगे 11 और a बराबर आएगा 11 माइनस 2 और 11 में से 2 गया कितना बचा 11 में से अगर हम लोग 2 घटाएं तो 11 में से 2 गया ये बचा 9, 9 2 11 होता है। b बराबर रखे 12 और a बराबर कितना आएगा 12 माइनस 2, 12 में से अगर 2 गया तो ये आ गया 10। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध r है, r में जो कृमित युग्म है उसके जो अवयव है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 5,7, 5,7, अगला 6,8, अगला 6,8 के बाद 7,9, फिर अगला 7,9, फिर इसके बाद अगर बात करें अगला 7,9 के बाद 8,10, 8,10 के बाद अगर बात करें 9,11, 9,11 के बाद बात करें 10,12। इस तरीके से ये अनंत तक चलेगा, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं, क्योंकि अनंत तक है, प्राकृत संख्या अनंत तक हम लोग ले सकते हैं तो अनंत तक चलेगा। अच्छा, अब इनमें से अपने को उत्तर इतने में ही पता लग जाएगा क्या कौन सा अवयव है। अब 2,4 तो हो नहीं सकता क्योंकि शुरुआत b की जो है वो 6 से कम तो है नहीं, शुरुआत 7 से है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया, बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। दूसरी चीज है a और b के बीच जो अंतर है वो 2 का है। देखो a बराबर b माइनस 2, जो अंतर है वो 2 का है, यहाँ पे तो अंतर बहुत बड़ा है, ये ऑप्शन ऐसे ही देख के चला जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो a वाला बड़ा नहीं होगा, b वाला छोटा है,
कैंसिल, बी वाला बड़ा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसे ही बच रहा है 6,8। और आप देखोगे केवल 6,8 ही इस संबंध में है, ठीक है। बकाया तो बहुत है, 5,7 ऑप्शन में होता तो 5,7 टिक हो जाता, 7,9 ऑप्शन में होता 7,9 हो जाता, 8,10 होता तो 8,10 होता, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन है 6,8। ठीक है, हम वैसे कर दें चाहे इसको इस तरीके से कर दें, तो फटाफट से आप लोग बताएं। ठीक है यार, नेटवर्क बड़ा इशू है। फिलहाल संबंध तो खत्म हो गया, अब फलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहां तक बताओ आप लोग, संबंध हो गया फिनिश, अब बारी है फलन की। संबंध हो गया है प्यारे बच्चों फिनिश, अब बारी है फलन की। फटाफट से बताओ नेटवर्क आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, चिपक के दिखाई दे रहा है या सही दे रहा है? अगर सही दे रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा, चिपक के दिखाई दे रहा है तो इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से आप लोगों के ऊपर है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास को हम लोग कल ही अब करेंगे। फलन नया टॉपिक है, क्या फ़ायदा बच्चों को दिक्कत हो। ये अभी मैं रिकॉर्डेड डलवा देता हूँ, अगर कोई बच्चा बाद में देखना चाहे भविष्य में तो वीडियोज से देख ले। ठीक है, वीडियोज में मैं देख लूँगा, वीडियोज के ऑप्शन में मैं डाल दूंगा अभी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी फिलहाल पूरी वीडियो बढ़िया से। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खूब पढ़िए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।